गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज से डिस्कोसिस 4 क्योंकि 3 लास्ट टाइम हमने समाप्त किया था, तीसरा। अब चौथे में भी हमने शुरू में चिट्ठी के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, तो वो यहाँ छोड़ देते हैं हम। और जो पेपर है 28 जनवरी 1987 का, जो माइंड के ऊपर है, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो ये पढ़ेंगे माइंड के ऊपर। और ये जो है वो जेरोक्स के अंदर, जेरोक्स नहीं पर जो प्रिंटेड बुक है उसके अंदर 30 पेज नंबर 35 के ऊपर है, और ब्लैक वॉल्यूम के अंदर 273 के ऊपर है। और गुजराती में भी जो प्रवचन माला 4 है उसके अंदर ये इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है, माइंड इसके ऊपर। तो ये डिस्कोसिस 4 आज से फिर से पढ़ते हैं। 28 जनवरी 1987 रिगार्डिंग माइंड। प्रवचन माला के अंदर पेज नंबर 60 के ऊपर है। तो पढ़ते हैं, माइंड एंड व्हाट इज इट। वी स्पीक ऑफ कॉस्मिक माइंड और इन्फिनाइट माइंड और चिट्टी, एंड ऑल्सो स्पीक ऑफ इंडिविजुअल माइंड एज कॉस्मिक माइंड फ्लोइंग थ्रू each type of thinking instrument or brain or equivalent of a brain, whether of a human being or any type of lower life, and call it chitta, and which is supposed to remain as a catalyst during its flow. तो मन क्या है? अब यहाँ समझने की बात ये है कि सामान्य बोलचाल भाषा में जिसको हम मन कहते हैं वो यहाँ तावरिया जी की सिस्टम के अंदर थोड़ा अलग है, क्योंकि हम शरीर और मन इस तरह हम बात करते हैं, और मन के अंदर हम सब कुछ ये कर लेते हैं। मन और ब्रेन, माइंड और ब्रेन, इसका बीच का डिफरेंस हम नॉर्मल लाइफ के अंदर या नॉर्मल भाषा में हम ये नहीं करते हैं। हम ब्रेन की प्रोसेस को भी मन ही कहते हैं, हालांकि यहाँ तावरिया जी के सिस्टम में ब्रेन की प्रोसेस अलग है और माइंड बिल्कुल अलग है। तो ये बात खास हमें समझनी है, और आगे फिर हम ये देखेंगे कि ब्रेन और माइंड के अंदर क्या फ़र्क है। तो यहाँ माइंड जो है वो इसमें कॉस्मिक माइंड भी है और इंडिविजुअल भी माइंड है। तो कॉस्मिक माइंड माने के वैश्विक चित्त, जिसको इन्फिनाइट माइंड यानी अनंत चित्त भी कहते हैं, इसको ही चिट्टी कहा जाता है। और इसमें से जो बनता है वो इंडिविजुअल माइंड, मतलब व्यक्तिगत चित्त बनता है। और वो कॉस्मिक माइंड जब हमारे अंदर इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति के अंदर फ्लो होता है तो वो इंडिविजुअल माइंड बन जाता है, और हमारे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या ब्रेन जो है उसमें से वो प्रवाहित होता रहता है, फ्लो का होता रहता है। और इंसान में भी, और जो दूसरे जीव है जो लोअर लाइफ है, मतलब पशु पक्षी प्राणी वगैरह, तो उनके अंदर भी ये चित्ती शक्ति एंटर होती है और उनका ब्रेन जो है वो चलाती है। अब इंसान के अंदर इंडिविजुअल माइंड है, पर दूसरे प्राणियों के अंदर इंडिविजुअल माइंड नहीं है, सिर्फ ब्रेन ही है। और ब्रेन के फंक्शंस के द्वारा ही सब प्राणी जीते हैं। इंसान के अंदर माइंड है, और माइंड मतलब कि जो चित्ती अंदर आई और चित्त बना एक प्रवाह के रूप में, उसको माइंड कहते हैं। अब उसका काम क्या है? उसका काम है कैटालिस्ट का, मतलब उत्प्रेरक का। कैटालिस्ट मतलब क्या कि जिसकी प्रेजेंस में दूसरी चीज़ें काम कर सके, उसको कैटालिस्ट कहते हैं। तो जब माइंड अंदर आता है, हमारे अंदर कॉस्मिक माइंड आता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो उसकी प्रेजेंस के अंदर काम कर सकता है। या यूँ कहे कि एक ऊर्जा है जो माइंड के रूप में हमारे अंदर आती है और ब्रेन को चलाती है।
दूसरी तरह हम ये इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर जो है वो ब्रेन जैसा है, क्योंकि कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, हमारे ब्रेन में भी मेमोरी होती है। पर जब तक कंप्यूटर को हम सप्लाई नहीं देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तब तक कंप्यूटर चालू नहीं होता है। इसी तरह ब्रेन तो है हमारे पास, पर अगर ब्रेन के अंदर ये कॉस्मिक माइंड आता नहीं है तो ब्रेन एक्टिव बन सकता नहीं है। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है कि चित्ती का प्रवाह जो है हमारे अंदर निरंतर 24 घंटों, एक क्षण की भी गैप के बिना वो कंटिन्यूस रहना चाहिए। और उसको कैटालिस्ट के रूप में मतलब कि उसको ब्रेन की एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, एक तटस्थ रूप में उसको रहना है। तो ये चित्त का सच्चा कार्य है। सो वी आस्क व्हाट इज द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ माइंड, बी इट कॉस्मिक माइंड और इंडिविजुअल माइंड। तो कॉस्मिक माइंड हो या इंडिविजुअल माइंड है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है और उसका कंपोजिशन, उसकी रचना क्या है, ये दोनों की। तो पहले कॉस्मिक माइंड के बारे में बात करते हैं। कॉस्मिक माइंड इज दैट व्हेन अवेयरनेस इज एक, वन, प्योर अवेयरनेस, इन्फिनाइट, टू, व्हेन इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट इज प्योर इंटेलेक्ट, इन्फिनाइट wisdom, when three, life is absolute pure life, infinite, together with infinite contents of four, tamas, five, rajas and six, sattva, but all at total rest and rhythm, as cream and butter are at total rest and rhythm in milk. Nonetheless, we see the six ingredients constituting infinite mind or chitti, where all six ingredients are at total rest and rhythm, thus forming an infinite ocean in which the total universe floats with all its contents. तो यहाँ कॉस्मिक माइंड की पहले बात करते हैं, और कॉस्मिक माइंड के 6 इंग्रेडिएंट बताते हैं, 6 उसके अंदर चीज़ें हैं, उसके कंपोजिशंस हैं। एक जो है वो प्योर अवेयरनेस है, और प्योर अवेयरनेस भी अनंत रूप में, इन्फिनाइट रूप में है। दूसरी है इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट, वो भी प्योर रूप में, तो जिसको हम बुद्धि या प्रज्ञा कहें, इस तरह की प्योर इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस है, जिसको हम विजडम भी कहते हैं, प्रज्ञा भी कहते हैं। तीसरा जो है लाइफ, मतलब जीवन, वो भी प्योर लाइफ के रूप में, जिसमें शुद्ध रूप में, इन्फिनाइट, अनंत रूप में वो होती है। और ये सब मिला के उसके साथ में फिर 3 गुण जो है, तमस, रजस और सत्व, ये हो गए कुल 6, प्योर अवेयरनेस, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट, लाइफ, और फिर तमस, रजस और सत्व। ये सब कॉस्मिक माइंड के अंदर 6 चीज़ें होती है। पर ये इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ ये रिदम और बैलेंस में होती है, मतलब कि वहाँ कोई इसका कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, या वो अपनी एक ओरिजिनल रिदम के अंदर है। और जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि जैसे दूध के अंदर मलाई और मक्खन होता है, वो उसके अंदर छुपा होता है, और इसी तरह ये कॉस्मिक माइंड जो है, उसके अंदर ये जो है रिदम जो है, वो एक बैलेंस, रिदम और बैलेंस जो है वो उसके अंदर स्वाभाविक रूप में होती है। क्योंकि जब ये स्थिति होती है तब उसमें सर्जन नहीं होता है। जब कॉस्मिक माइंड के अंदर कॉस्मिक माइंड को कुछ सृजन करना है, कुछ क्रिएशन करना है, तब फिर वो उसके अंदर जो है वो थोड़ा चेंजेस लाएगी, और फिर रजस को बढ़ाएगी, और सत्व और तमस का उपयोग करके कॉम्बिनेशन के अंदर फिर चीज़ों को बनाएगी। तो जब वो एक प्योर फॉर्म में होती है कॉस्मिक माइंड,
तब इसके अंदर ये सब बैलेंस में होता है। पर जब क्रिएशन स्टार्ट होता है तो फिर बैलेंस उसके अंदर से वो टूट जाता है और उसको वो बैलेंस को तोड़ के उसको क्रिएशन करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक बड़े समुंदर के रूप में, एक महासागर के रूप में ये यूनिवर्सल माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें फ्लोटिंग करती रहती है। तवरिया जी भी एक चीज़ इसमें समझाते थे कि ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड शब्द है तो ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म का अंड। तो अंड होता है, एग होता है, तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती है। एक उसका शेल होता है, फिर इसके अंदर एक येलो प्रोडक्ट होता है और एक वाइट प्रोडक्ट होता है। तो ये ब्रह्मांड जो है वो इसी तरह है। जो शेल है इसको शास्त्रों में महाकाल कहते हैं या रिंग पास नॉट कहते हैं। और उसके अंदर जो सफ़ेद जो लिक्विड होता है वो जो है वो चिट्टी है। तो ये चिट्टी जो है हमारी, जैसे कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर चिट्टी ये सफ़ेद प्रोडक्ट जैसी है। और इसके अंदर जो येलो प्रोडक्ट है वो हमारे भूभुव स्व है। तो 3 जो प्रोडक्ट है, 3 लोक है हमारे, वो इसको हमें समझना है कि ये येलो प्रोडक्ट है वो भूभुव स्व है। वो भूभुव स्व जो है वो चिट्टी के अंदर तैर रहा है, मतलब कि जो वाइट पोर्शन है उसके अंदर ये येलो पोर्शन तैर रहा है, फ्लो हो रहा है। और ये सब चीज़ें जो है वो शेल के अंदर है, मतलब महाकाल के अंदर है। तो आत्म तत्व भी जब जनलोक से आता है तो महाकाल को भेद के फिर वो अंदर आता है। और जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक वो सेल में से बाहर नहीं निकलता है। तो ये सेल के अंदर भी जो अंडा होता है उसके अंदर भी जो ये येलो प्रोडक्ट और वाइट प्रोडक्ट होता है, इसमें से बच्चा जो होता है वो बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मुर्गी का अंडा होता है तो मुर्गी के अंडे के अंदर जो ये येलो प्रोडक्ट और वाइट प्रोडक्ट है उस पे से धीरे धीरे ये बच्चा का विकास होता है। उसका सेवन करती है मुर्गी, जब उसको हीट देती है तो धीरे धीरे अंदर से बच्चा का अंग विकसित होते हैं। और जब बच्चा पूरा विकसित हो जाता है तो फिर वो चोंच मारकर वो शेल को तोड़ के बाहर निकल आता है। इसी तरह हमारा आत्मा भी जो अंदर ये भूभुव स्व के अंदर आ गया है, अब उसका टाइम होगा तभी फिर वो महाकाल को भेद के उसको पेनेट्रेट करके फिर वापस वो जनलोक में जा पाएगा। तो ब्रह्मांड जो है ये सिंबॉलिक है, इसी तरह अंडे जैसा है। अब दूसरी बात इंडिविजुअल माइंड की करते हैं। इंडिविजुअल माइंड इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ the 6 ingredients, that is 1 awareness, 2 intellect or intelligence, wisdom, 3 life, 4 tamas, 5th rajas, 6 sattva. But in one of the myriad combinations and permutations where any one of the integrations could be between 1 to 100 degrees of intensity, leading to infinitude of individual minds, we call chitta, and all the 6 ingredients are in a flux and never at total rest as in cosmic mind. तो जैसे हमने देखा कि कॉस्मिक माइंड के अंदर ये 6 क्रिया है, वही चीज़ें हैं, पर यहाँ फाइनाइट के रूप में, मतलब कि यहाँ अनंत नहीं है, इन्फिनाइट नहीं है। हमारे अंदर जब इंडिविजुअल माइंड में ये आती है तो अवेयरनेस होती है, वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस या प्रज्ञा, ये लाइट, सत्व, रजस, तमस, ये सब है तो वही के वही, पर वहाँ जो है कॉस्मिक माइंड में अंदर इन्फिनाइट के रूप में होता है, यहाँ वो लिमिटेड रूप के अंदर होता है। और ये छः के कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन होता है, मतलब कि कंबाइन होते हैं, जुड़ा होता है, और उसका परम्यूटेशन होता है, उसके अंदर विविधता होती है। और इसके द्वारा कुछ एक नई चीज़ बनती है जिसकी डिग्री 1 से लेके 100 तक में, इसके बीच में कुछ भी इसकी इंटेंसिटी होती है।
मतलब कि जैसे कि सत्व रजस तमस है, तो तीनों को मिला के क्यों एक चीज़ बनती है। तो जिसके अंदर सत्व ज़्यादा होता है, रजस्तम होता है, तमस और कम होता है। तो यहाँ जो एक ये हो गया, वो 1 से 100 के बीच में, उसकी इंटेंसिटी के बीच में जो एक नई चीज़ बन जाती है। इसी तरह हजारों चीज़ें ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से बनती जाती है, और ये सब हमारे अंदर प्रवाहित होती रहती है। इनफ्लक्स एंड नेवर एट टोटल रेस्ट एंड एज इन कॉस्मिक माइंड। तो जिस तरह कॉस्मिक माइंड के अंदर ये सब रेस्ट में है, शांत है, स्थिर है, बैलेंस में है, इस तरह हमारे अंदर नहीं होती है। ये 6 चीज़ें का जो होती है, या इसके द्वारा जो इंटीग्रेशन कोई नया भी बनता है इसका कॉम्बिनेशन से, वो स्थिर नहीं होता है, वो रेस्ट की कंडीशन में नहीं होता है, या रिदम की कंडीशन में नहीं होता है। Such one combination and permutation is a code and structure of the individual mind, and is also the same code and structure of the individual, because normally mind gets involved with the brain process of IESM based on karmic and cosmic laws of the universe. अब ये जो होता है, इसके कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से जो होता है, वो इसका कोड बनता है व्यक्ति का। कोड माने एक प्रकार की संज्ञा जिसको कहते हैं, और उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो खास करके हम जानते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो सत्व रजस तमस के बेस के ऊपर बनता है। और जो उसका रेशियो होता है, जैसे हम जानते हैं कि भाई एक रेशियो 24:8 है, दूसरा 5:1 है, और इसके बीच में भी हजारों प्रकार के इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये सारे जो है वो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल कोड और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इस तरह व्यक्ति का बनता है। क्योंकि इसका कारण ये है कि जो कॉस्मिक माइंड हमारे अंदर आता है, वो जैसे पहले कहा इस तरह वो कैटालिस्ट के रूप में रहता नहीं है, वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, और IESM केंद्रों के ऊपर उसमें से इंटेंसिटी बनती रहती है, या जिसको कहें हम कर्म। तो IESM केंद्रों पर हमारा नया कर्म बनता रहता है, और उसके पीछे कार्मिक लॉज होते हैं और कॉस्मिक लॉज होते हैं। कार्मिक लॉज इसलिए कि हमारा स्ट्रक्चर जिस तरह का होगा, मानो कि 2482 का होगा, तो वो जो हमारे कर्म उस मुताबिक है, तो इस तरह के ही नए कर्म बनेंगे। अगर हमारा 5:1 का स्ट्रक्चर बन गया है, तो हमारे जो कर्म है वो फिर इस तरह नए बनते जाएंगे। तो इसी तरह ये IESM केंद्र के ऊपर हमारी स्थिति के मुताबिक नए कर्म बनते हैं। Whenever and wherever mind is present, be it individual mind in whatever state, must show presence of all the 6 ingredients in whatever combination and permutation and in a flux. But any one of these 6 ingredients is not present, it ceases to be individual mind or even a thinking instrument, however crude. तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 6 के 6 जो इंग्रेडिएंट्स है, उसके जो तत्व है, घटक है, ये 6 के 6 हर समय होना ज़रूरी है। इसमें अवेयरनेस भी होने ज़रूरी है, इसमें इंटेलिजेंस भी होना ज़रूरी है, लाइट भी ज़रूरी है, और सत्व रजस तमस ये भी होना ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी अगर कम होता है या नहीं होता है, तो वहाँ जो है वो ये कॉस्मिक माइंड जो है वो मतलब जो कॉस्मिक माइंड इंडिविजुअल माइंड बना है, वो काम करना बंद कर देगा। तो हर एक परिस्थिति के अंदर ये 6 की उपस्थिति, चाहे हम कोई भी स्थिति के अंदर हो, निद्रा के अंदर हो, जागृति के अंदर हो, इवन तुरीयावस्था के अंदर हो, कोई भी अवस्था के अंदर ये 6 की 6 जो है वो घटक ये काम करने चालू रहने चाहिए, तभी हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम करेगा।
और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट चाहे कितना भी क्रूड हो, अनगढ़ हो, फिर भी इसके लिए भी ये 6 की 6 चीज़ें जो है वो जरूरी है. So a complex organism like a human being must be able to, by various natural interior processes, be they conscious or beyond the threshold of our awareness, to partake of to some degree the contents of the mind, whether it be individual mind or cosmic mind, because individual mind is cosmic mind if not polluted. It is said to be polluted when it involves itself with brain processes and emotions of the computerized organism instead of remaining as a mere catalyst. Details given. तो यहाँ जो है मनुष्य का ये जो जटिल देह तंत्र है, इसके अंदर की स्वाभाविक आंतरिक प्रक्रिया को समझने के लिए सक्षम होना चाहिए. ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर जो नेचुरल इंटीरियर प्रोसेस होती है, अब इंटीरियर प्रोसेस बहुत प्रकार की होती है. जैसे कि हमारे शरीर के अंदर भी आंतरिक प्रक्रिया चलती है, डाइजेशन, सर्कुलेशन वगैरह चलती है. तो इस तरह अलग अलग प्रक्रिया हमारे अंदर चलती रहती है, पर उसकी अवेयरनेस जो है वो कुछ हद तक हमें होती है. इंटरनल अवेयरनेस कुछ हद तक हमें होती है. जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस को हमें पता नहीं चलता, पर डाइजेशन हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ अभी खाना हजम हो गया, पेट हल्का हो गया. तो कुछ अवेयरनेस जो है वो इस तरह हम इसे ये समझ सकते हैं. और कुछ चीज़ें अवेयरनेस में नहीं होती, पर व्यक्तिगत चित्त हो या वैश्विक चित्त जिसमें मन की सामग्री होती है उसमें वो भाग लेता है. मन की जो सामग्री है उसमें ऊपर के ये 6 घटक जो हमने देखे वो जब होते हैं वहाँ मन काम करता है. क्योंकि अगर व्यक्तिगत चित्त प्रदूषित न हो, वो पोल्यूटेड न हो, तो वो वैश्विक मन है. व्यक्तिगत मन जब ब्रेन की प्रक्रियाओं के साथ संलग्न हो जाता है तब वो प्रदूषित हो जाता है. व्यक्तिगत मन को ब्रेन की प्रक्रिया से मुक्त रहना चाहिए. तो इस तरह हमारा जो माइंड जो है वो कैटालिस्ट के रूप में अगर रह सकता है और ब्रेन की प्रोसेस को अपने आप में काम करने देता है तो वो पोल्यूटेड नहीं है. मतलब कि जैसा कॉस्मिक माइंड है ऐसा ही समझो इंडिविजुअल माइंड है, पर जैसे ब्रेन की प्रोसेस के साथ में वो इन्वॉल्व हो जाता है तो वो पोल्यूटेड हो जाता है. Even so, as each mind is the same as the cosmic mind in potential, each computerized organism through its thinking instrument is able to receive, that is partake of, or from the cosmic mind what is inherent in each body brain system, that is each computerized organism, which is totally dependent on each individual code and structure to that extent. This is a sort of churning process. This is true in case of human being or any type of lower life anywhere in the universe. तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर जिस तरह की स्थिति होगी उसी तरह का हम कॉस्मिक माइंड से कुछ रिसीव कर पाएंगे. तो हम जानते हैं इसके लिए हम हर बात होती है मैग्नेटिक पॉइंट की. तो जैसे हमारा जैसा मैग्नेटिक पॉइंट होगा और मैग्नेटिक पॉइंट के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम है वही डिसाइड करता है कि किस प्रकार के इम्पल्सिस हम ले सकेंगे. तो कॉस्मिक माइंड के अंदर तो बहुत सारे इम्पल्सिस है, लोअर से लेके हाई तक के इम्पल्सिस है, पर वो सब हम ले नहीं सकते हैं. हमारा मैग्नेटिक पॉइंट के अंदर जो स्ट्रक्चर है सत्व रजस तमस का जो रेशियो है उसके मुताबिक ही हम सत्व रजस तमस के इम्पल्सिस को ले पाएंगे और उसी स्पेक्ट्रम के अंदर मतलब उसकी रेंज के अंदर ले पाएंगे. तो ये हमारा इससे हमारा जो कोड बना है ये मैग्नेटिक पॉइंट और स्ट्रक्चर है, इससे ये कोड बनता है हमारा
इंडिविजुअल कोड, हमारी संज्ञा बनती है और अकॉर्डिंगली हम जो रिसीव करते हैं वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ये सारी प्रोसेस जो है वो चर्निंग प्रोसेस होती है, मतलब अंदर आता है, इनकमिंग इम्पल्स आता है, मेमोरी पैटर्न को मिलता है और फिर IESM केंद्र पर जाके विचार बनता है। और ये क्रिया जो है वो हर व्यक्ति के अंदर और लोअर लाइफ में, यूनिवर्स में जहाँ जहाँ भी ह्यूमन बींग्स है या लोअर लाइफ है या हमसे हायर लाइफ है, हर जगह पर इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है। अब यहाँ शायद एक सवाल उत्पन्न होता है कि भाई हम कहते हैं कि प्राणियों के अंदर तो माइंड नहीं है, सिर्फ ब्रेन है, तो वो किस तरह ये इम्पल्सिस को पकड़ते होंगे। तो उसका जो स्ट्रक्चर तो बना है, उसमें कुदरत ने हर एक प्राणी को एक अपना स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। जैसे कि बाघ होता है, टाइगर होता है, तो टाइगर का हम जानते हैं अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका स्वभाव जिसको हम कह सकते हैं, या लायन है या एलिफेंट है, हर प्राणी है उसका अपना एक स्वभाव है, एक स्ट्रक्चर होता है और उसके मुताबिक ही वो प्रकृति के में से इम्पल्स को सीधे सीधे ले लेते हैं और ब्रेन के अंदर उसकी प्रोसेस हो जाती है। उसमें माइंड का रोल कोई होता नहीं है, इम्पल्स ब्रेन डायरेक्ट उसको पकड़ लेता है। तो इस तरह जो प्राणी के अपने गुणधर्म होते हैं, जैसे कि बाघ होता है और वो हिरन को देखता है तो उसके अंदर हिरन का इम्पल्स जैसे उसके अंदर आया तो उसके अंदर एक उसको मारने की उसका जो एक स्ट्रक्चर है, स्वभाव है, वो एक उभर आता है और वो उस तरह वो क्रिया करता है। तो इंडिविजुअल माइंड हमारे अंदर है, प्राणियों के अंदर इंडिविजुअल माइंड नहीं है, फिर भी इस तरह ब्रेन के द्वारा वो ये काम करते हैं और इम्पल्सिस को इस तरह स्वीकार करते हैं। When a computerized organism, that is body brain system, has no proper process of partaking the potassium from the cosmic mind through the individual mind, we see only a play of accumulated memory patterns along with the incoming impulses, resulting in automatic reflex action because of the functioning of IESM centers in the registration area. This is the state of the present day of mankind. The result is formation of emotive granthis in various parts of the body-brain system within symptoms of stress, tension and ailments. अब हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, या जिसको हम कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसकी अगर सही ढंग से प्रोसेस नहीं होती है ये इनकमिंग इम्पल्स को लेने की और उसकी आगे की प्रोसेस, तो क्या होता है कि कॉस्मिक माइंड से जो कुछ हम लेते हैं अंदर इनकमिंग इम्पल्स के रूप में, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में होगा, ये एक खाली एक मेमोरी का प्ले होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमारे अंदर अगर सही ढंग से वो प्रोसेस होती है, इनकमिंग इम्पल्स अंदर सही ढंग से आता है और हम उसको पूरी प्रक्रिया होती है, तो ही हम रिफ्लेक्स एक्शन के बजाय हम रियल एक्शन या जिसको रिस्पॉन्स कहे वो कहते हैं। तो उसके अंदर एक पोज का भी रोल आता है कि ये सारी प्रक्रिया होती है, तो अगर हमने पोज की हैबिट फॉर्म की है तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बन जाएगा, विचार बनने से पहले वहाँ एक पोज आ जाएगा और प्रतिक्रिया के बदले हम प्रतिभाव, रिएक्शन के बदले में हम रिस्पॉन्स दे सकेंगे। तो प्रॉपर प्रोसेस ये होनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज द स्टेट ऑफ द प्रेजेंट डे मैनकाइंड। तो यही पूरा जगत के अंदर जो लोग हैं, बस यही होता है, हर एक के अंदर इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न को मिला और वो आगे IESM केंद्रों के ऊपर गया और वहाँ विचार बन गया। जैसे विचार बना इस तरह का, उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया, उसमें कुछ सोच नहीं होती है। हम शब्द यूज़ करते हैं कि मैंने सोच के ये किया, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ही हम जीते हैं
उसमें कोई सोच का कोई खास रोल होता नहीं है। तो इस तरह प्रक्रिया पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर इस तरह की प्रक्रिया चलती है। जो बहुत कम लोग हैं जो साधक है और जिन लोगों ने जैसे पोज जैसी टेक्निक डेवलप की है या उसके अंदर ठहराव है, वही लोग विचार की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से होने देते हैं और रिएक्शन नहीं करते हैं। पर ये इस तरह की जब चीज़ें होती है तो हमारे अंदर इमोटिव ग्रंथिस बन जाती, मतलब भावनात्मक गांठें डेवलप हो जाती है हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, और उसके फिर इससे ही स्ट्रेस, टेंशन और अलग अलग प्रकार की बीमारियां बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल ग्रंथि हमारे अंदर न बने। प्रॉब्लम क्या होता है कि एक घटना घटती है तो वो घटना के साथ में जो अंदर चीज़ जो हमारे ब्रेन में जाती है वो घटना के साथ में भाव को भी अंदर ले जाती है। जैसे एक व्यक्ति ने कुछ हमें भला बुरा कहा तो वो इंसिडेंट का अंदर रिकॉर्डिंग होता है, वो ठीक है चलो, पर उसके साथ में जो हमें बुरा लगा, मतलब कि जो हमारे अंदर एक बिटरनेस आई, एक कड़वाहट आई, तो कड़वाहट का भाव भी उसके साथ में वहाँ मेमोरी के अंदर चला जाता है। इसीलिए तवरिया जी कहते हैं ना कि भाई जो हमारे जो मेमोरी है वो इमोशंस के अंदर डूबी हुई है। तो वो इसीलिए क्योंकि हर एक समय जो है वो हमारी मेमोरी बनती है, उसमें इमोशन भी इसके साथ चले जाते हैं, और जैसे ही उसी प्रकार की घटना घटती है तो वैसे वो मेमोरी तो बाहर आती है, पर उसके साथ में वो जो कड़वाहट अंदर गई थी वो भी उसके साथ में बाहर आती है। तो हर प्रसंग के अंदर यही होता है कि हम प्रसंग के साथ में या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, क्योंकि जो पूर्व में जिस तरह की मेमोरी बनी थी, सुखद या दुखद, इसी तरह की वो फिर वापस आती है। तो ये बहुत ध्यान रहना चाहिए कि जब घटना घटती है और हमें दुख की मेमोरी कम से कम अंदर न बन जाए, उसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये इस तरह की इमोटिव ग्रंथि हमारे अंदर बन जाएगी और उससे फिर हमें स्ट्रेस, टेंशन और दूसरी बीमारी या फिर लग सकती है। All knowledge, however impressive, is merely accumulated memory of different types. It could also be some sophisticated type, that is of a particular faculty, like engineering, modern science, engineering, medicine, astrophysics, etc., and will be reproduced mechanically, like a tape recorder, unless and until some natural process, consciously or unconsciously, take place within, so that the thinking instrument partakes of or from cosmic mind through the individual mind its potential, and then we find pioneers and in various fields, but not necessarily spiritual, though it could be so. तो ऐसा होता है कि कई लोगों के अंदर इस प्रकार अच्छी तरह मेमोरी को, इनकी मेमोरी अच्छी से होती है और वो मेमोरी अच्छी तरह चीज़ों को याद रखती है, सब एक्यूमुलेट करती रहती है, और अलग अलग शाखाओं की चीज़ें भी अलग अलग लोगों के अंदर, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में है तो इंजीनियरिंग के बारे में वो बहुत प्रकार का पढ़ के उसकी एक मेमोरी बना लेता है, कोई मेडिसिन के फील्ड में है या कोई भी दूसरे फील्ड में है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने फील्ड की एक अच्छी सी मेमोरी बना लेता है और इम्प्रेसिवली वो उसको फिर प्रकट भी करता है। वो इस तरह बोल सकता है, बता सकता है, सब कुछ ये हो सकता है। पर ये एक टेप रिकॉर्डर जैसा ही है, जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और फिर सुनते हैं तो फिर वही चीज़ होती है। इसी तरह मेमोरी जो है वो हम एक्यूमुलेट करते हैं तो फिर से वही बार आती है, तो वो टेप रिकॉर्डर का जैसा ही होता है, उसमें कोई कॉन्शियस प्रोसेस नहीं होती है या उसमें कोई इस तरह का ये नहीं होता है कि जिसके अंदर से हमने कॉस्मिक माइंड में से कुछ
चीज़ें, जो पोटेंशियल चीज़ है उसको हमने हमारे अंदर आने दी। जैसे कि कोई नई चीज़, जैसे कि साइंटिस्ट होता है, तो साइंटिस्ट के दिमाग के अंदर कोई एकदम नई चीज़ होती है तो वो एक पायनियर बन जाता है वो चीज़ का। पर हमारे अंदर तो वही चीज़, पुरानी मेमोरी ही एक्यूमुलेट है वही रिपीट होती रहती है। पर जिनके अंदर इस तरह का कुछ नई प्रोसेस बन सकती है तो ही फिर ये इस प्रकार के नए विचार कुछ अंदर बनेंगे और नया कुछ संशोधन वगैरह भी होगा। और ये हम आगे देखेंगे कि हमारा जब राइट मिड ब्रेन डेवलप होता है तो वहाँ ये चीज़ें घटित होती है। नॉर्मली हमारे अंदर जो विचार की प्रक्रिया लेफ्ट ब्रेन के अंदर चालू रहती है तो वहाँ कोई नया विचार बनता नहीं है, एक्यूमुलेटेड मेमोरी काम करती रहती है। पर राइट ब्रेन के अंदर कुछ अगर स्पार्क होता है तो वहाँ एक नया विचार बन जाता है कि जो एक बिल्कुल नया प्रकृति से आया हुआ, जिसको हम कह सकते हैं फ्रेश फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसको कह सकते हैं, वो चीज़ हो सकती है। पर ऐसी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो कोई आध्यात्मिक हो सकता है कि उसके राइट माइंड ब्रेन थोड़ा डेवलप हुआ हो तो ऐसी चीज़ों को वो पकड़ सकता है। कि बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आध्यात्मिक होते हैं। पर आध्यात्मिक होने की संभावना हो सकती है ऐसे लोगों के अंदर, अगर वो ये करते हैं तो वो आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। थ्रू सेज पतंजलि's योग सूत्र, one is able to consciously partake of or from cosmic mind its potential to a very substantial extent. Depending on this extent, one is on the stage of pratyahara, dharana, dhyan or samadhi. These are conscious stages like SSC, BA, MA, PhD, which denote to what extent one is able to communicate consciously with all-pervading cosmic mind. Such conscious progress is achieved through scientific yoga practice. तो पतंजलि के योग सूत्र के अंदर ये चीज़ बताई है कि हम किस तरह ऐसी कोई साधना करें कि जो वैश्विक चीज़ जो है उसमें से बड़े पैमाने के ऊपर हम ऊर्जा को प्राप्त कर सके। मतलब कि जो कॉस्मिक माइंड के अंदर जो पोटेंशियल पड़ा है, चीज़ें पड़ी है, शक्ति है, वो शक्ति को हम किस तरह हमारे अंदर ले सकते हैं। तो ऐसी अगर साधना करते हैं और डेवलपमेंट होता है तो आज जो हम ऊर्जा जो लेते हैं चिट्ठी से या कॉस्मिक माइंड से, उसके बदले में जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होता जाएगा या हमारा ISM के अंदर का रेशियो चेंज होता जाएगा, ऐसे वैसे हम कुछ प्रकार की इम्पल्सिस को हम लेते जाएंगे या कुछ प्रकार का नॉलेज जो प्रकृति में पड़ा है उसको हम लेते जाएंगे और सब्सटेंशियल एक्सटेंट के अंदर ले जाएंगे, अच्छे प्रमाण के अंदर हम ले सकते हैं। पर ये सब साधना के ऊपर डिपेंड करता है, साधना के द्वारा ये हो सकता है। तो कितना हमने ये एक्सटेंड किया है उसके आधार पर हम प्रत्याहार के स्टेज में या धारणा ध्यान समाधि के स्टेज में हो सकते हैं। जितने ज़्यादा प्रमाण में हमने वैश्विक चित्त से ये चीज़ें हासिल की है, ऊर्जा प्राप्त की है, उसके मुताबिक हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि की स्थिति में हो सकते हैं। और फिर हम जो चित्ती है, जो कॉस्मिक माइंड है, हर जगह सर्वव्यापी परवेडिंग है, हर जगह फैला है, उसके साथ में हम कॉन्शियसली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे तावरिया जी ने डायग्राम में ये सब चीज़ें बताई है, तो 3B के डायग्राम पर पहुंचता है साधक, तो वो फिर कॉस्मिक माइंड के साथ में वो इस तरह कम्युनिकेट कर सकता है। तब वो इंडिविजुअल माइंड को वहाँ रोक लेता है और कॉस्मिक माइंड के साथ में कम्युनिकेशन करके फ्रेश नॉलेज प्राप्त कर सकता है। तो ये सब साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस जब करता है साधक
तो ये सारी चीज़ें संभव होती है. So now we ask another question, what is memory? The answer is all that is registered by each individual brain, but is all that is registered different from all that is experienced? Is the quality of memory same in all? If not, why memory belongs to brain? अब एक बात ये है कि मेमोरी क्या है, ये यहाँ सवाल पूछते हैं. तो हम जानते हैं कि मेमोरी कैसे बनती है कि एक चीज़ हम देखते हैं और वो चीज़ का हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है तो पहली बार उसकी मेमोरी बन जाती है. एक पेड़ को हम देखते हैं और वो हमें पता चलता है कि ये पेड़ को ये ऐसा कहते हैं और हम फिर इसकी मेमोरी बना लेते हैं. तो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर हमारा जो IASM केंद्र के अंदर जब विचार बना तो इसके साथ में उसकी मेमोरी बन जाती है, विचार बाहर निकल जाता है और इसकी मेमोरी जो है वो ब्रेन के पिछले हिस्से के अंदर सेव होने के लिए, स्टोर होने के लिए चली जाती है. इस तरह हमारी मेमोरी नॉर्मल कोर्स में बनती है. पर यहाँ एक सवाल ये करते हैं कि हमें जो रजिस्टर्ड होता है वो सबकी मेमोरी बनती है कि ये दूसरा जो हमें एक्सपीरियंस होते हैं उसकी भी मेमोरी बनती है. तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक चीज़ जो है वो नॉर्मल IASM केंद्र द्वारा मेमोरी बनती है, पर दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें जब हायर एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ ये IASM केंद्र काम नहीं करते हैं पर उसकी सीधी मेमोरी बनती है. जैसे हमने देखा कि कॉस्मिक माइंड के साथ में हम कम्युनिकेट करते हैं तो कॉस्मिक माइंड के अंदर से कोई ज्ञान सीधा हमारे अंदर आया तो वो IASM केंद्र द्वारा नहीं आया है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर आया है और वो इसकी मेमोरी बनती है. तो जो कोई महापुरुष कुछ लिखते हैं, जैसे तावरिया जी में पर्पज में सारा कॉस्मोलॉजी बताया है, भूभुवस्व, तो कैसे वो हुआ होगा? तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया पर वो IASM केंद्र द्वारा नहीं किया, पर वो जो कॉस्मिक माइंड के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके जो एक्सपीरियंस किया उसकी मेमोरी डायरेक्ट उसको बन गई और वो मेमोरी जो है उसके ऊपर से उन्हें सारी चीज़ें लिखी है. तो ये इतना ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेमोरी जो है वो ब्रेन से ही बनती है या IASM केंद्र से बनती है, इसके ऊपर से भी चीज़ आती है और मेमोरी बन सकती है. So we ask another question, what is intellect or intelligence? Intellect or intelligence is the ability and technique of mind of making the quality of memory better. Memory could be retentive or less retentive, could be good on recall or not so good, could be confused or could be clear, meaning it can be properly filed as good administration demand. अब यहाँ दूसरा सवाल भी आता है कि इंटेलेक्ट, जिसको हम बुद्धि कहते हैं या प्रज्ञा तो ऊंची चीज़ है, यहाँ बुद्धि के संदर्भ में ही हमें इसको लेना है. तो बुद्धि क्या है? तो ये कहते हैं कि जो मेमोरी की, अच्छी मेमोरी की जो एक क्वालिटी होती है वो इसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं. मतलब कि एक कोई एबिलिटी होती है, क्षमता होती है या फिर कोई मन की कोई टेक्निक के द्वारा हम अच्छी मेमोरी जो बना सकते हैं और उसकी जो क्वालिटी है उसको हम बुद्धि कह सकते हैं. और ये बुद्धि जो होती है वो रिटेंटिव होती है, मतलब कि उसको धारण कर सकते हैं, रिटेंशन, जिसको हम धारण भी कर सकते हैं या कम धारण भी कर सकते हैं. वो अच्छी भी होती है या इतनी अच्छी भी नहीं होती है और उसको हम रिकॉल भी कर सकते हैं और जब मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो वो अच्छी भी नहीं होती है. पर ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह वो अंदर गई है, उसका फाइलिंग किस तरह होता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है. वो कंफ्यूज भी हो सकती है, क्लियर भी हो सकती है. तो होता क्या है कि जब मेमोरी बनती है, अब
कई बार क्या होता है कि एक साथ में बहुत सारी चीज़ें बनती है, हम रास्ते पर जाते हैं और एक के बाद कुछ देखते जाते हैं और मेमोरी बनती जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो मेमोरी बनती है उसका फाइलिंग किस तरह होता है इसके अंदर, मतलब किस तरह सेव होती है, इसके ऊपर सब डिपेंड करता है। नॉर्मल कोर्स में ये सब हैफेजार्ड रूप में सब होता है, इसीलिए अंदर सब गड़बड़ी होती है और इसीलिए हमारा अंदर ड्रिफ्ट वगैरह निरंतर बना रहता है। क्योंकि हम बैठे हैं तो एक विचार आया, एक मेमोरी आई और उसके बाद में बिल्कुल इससे अलग दूसरी मेमोरी चालू हो जाती है, उसके बाद में तीसरी मेमोरी। तो फाइलिंग ही अंदर गलत हुआ है, इसीलिए जो मेमोरी बाहर आती है वो भी हैफेजार्ड रूप में, गलत रूप में ये बाहर आती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है और ये योग में सीखना पड़ता है कि मेमोरी अंदर जाती है तो किस तरह अंदर वो जानी चाहिए। जैसे कि एक ऑफिस होती है और ऑफिस में फाइलिंग करते हैं हम, फाइलों को जब हम रखते हैं कैबिनेट के अंदर, तो उसका हर एक डिवीज़न होता है कि इस प्रकार की फाइल को इस कैबिनेट में रखेंगे, इस प्रकार की फाइल को इस कैबिनेट में रखेंगे। तो जब जिस मेमोरी को की जिस फाइल की ज़रूरत होती है तो तुरंत हम ढूंढ लेते हैं और हाथ में आ जाती है। तो ये सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। तो हमारे मेमोरी में भी इसी तरह हमारा फाइलिंग मेमोरी होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसी एक के अंदर एक चलती रहती है और फिर अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो ये एक योग के द्वारा ही हम ये सीख सकते हैं कि ये फाइलिंग किस तरह हम कर सकते हैं। दिस विल मेक वन individual differ in intellect or intelligence from another, whereas awareness remains in the same in all the different individuals. Thus, we see a common quality of brain and mind, and which should work together and strengthen the brain and upgrade the brain, a natural process which should be consciously intensified for much psychic and spiritual progress. तो इसके कारण हर एक व्यक्ति की ये फाइलिंग किस तरह हुई है, इसके मुताबिक हर एक व्यक्ति की जो ये इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस है उसमें अलग पड़ता है। जो लोग व्यवस्थित ढंग से जीते हैं और जिनके अंदर फाइलिंग अलग व्यवस्थित रूप में ये मेमोरी की फाइलिंग होती है, तो उनकी बुद्धि अलग रूप में काम करती है। जिनके अंदर ये फाइलिंग ढंग से नहीं होता है, उनकी बुद्धि कंफ्यूज होती है, कुछ करने जाते हैं अलग और हो जाता है अलग, कुछ याद करते हैं अलग और दूसरा याद आ जाता है। तो ये किस तरह ये हुआ है, तो व्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति के अंदर ये अलग अलग इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट होती है, पर अवेयरनेस सेम होती है। अवेयरनेस सेम होती है मतलब क्या, इंडिविजुअल अवेयरनेस का तो लेवल अलग अलग हो सकता है, पर जो अवेयरनेस कॉस्मिक माइंड से आती है वो सेम आती है। मतलब इनकमिंग इम्पल्स के रूप में जो अवेयरनेस आती है वो हर व्यक्ति के अंदर सेम आती है, पर इंटेलेक्ट जो है वो उसके अंदर इतना डिफरेंट होता है। Thus we see a common quality of brain and mind, and which should work together and strengthen the brain and upgrade the brain. तो ये कॉमन क्वालिटी है ब्रेन और माइंड की, ये पर इसको इस तरह ये होना चाहिए कि हमारा ब्रेन जो है उसको हम और मजबूत करते जाए और उसको अपग्रेड करते जाए, उसकी जो प्रोसेस है वो भी अपग्रेड हो सके, उच्च कक्षा पर उसको हम ले जा सकते हैं और फिर उसको हम कॉन्शियसली इंटेंसिफाइड भी कर सकते हैं। मतलब सभानपने उसमें तीव्रता ला सकते हैं, जिसके द्वारा हमें साइकिक पावर्स या स्पिरिचुअल पावर्स हमें मिल सकते हैं। अब अटेंशन की बात आती है और उसके बाद में दूसरी बात आती है। तो अभी एक पेज बाकी है, तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं क्योंकि ये सब एक साथ में पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं, ये सब धीरे धीरे समझ के हमें पढ़ना चाहिए। थोड़ा समय है, किसी को कोई आज पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।